नमस्कार दोस्तों। आज जिस चैप्टर पे हम फोकस करने वाले हैं उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अब जैसे कि हम जानते हैं एग्जाम बहुत पास में है तो हम सारी चीज़ें तो यहाँ पर कवर नहीं करने वाले, पर जितनी भी चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं हम ऑलमोस्ट सबको कवर करके चलेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है और हमारे जो बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो पाता है। बेसिकली हम जानेंगे होम्योस्टैटिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम जानने क्या क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पहले समन्वय की और उसके बाद हम जानेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि बेसिकली हम ये जानेंगे कि ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम जानेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि हार्मोन की मदद से कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि समन्वय कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हार्मोन, जहाँ पे हम हार्मोन की मदद से समन्वय करते हैं, और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र से। जो हार्मोनल समन्वय होता है वो रसायन की मदद से होता है, वहीं पे जो तंत्रिका तंत्र में समन्वय होता है वो विद्युतीय होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स की मदद से सारा का सारा समन्वय किया जाता है। तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि जो हार्मोनल होता है वो बहुत स्लो होता है, वहीं पे तंत्रिका तंत्र वाला जो समन्वय है वो बहुत फास्ट होता है। चलिए बात करते हैं पादपों में गति की। ये इस समन्वय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अगर हम पादपों में गति की बात करें तो ये दो तरीके की होती है। एक तो होता है वृद्धि के कारण गति और दूसरा होता है वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि के कारण गति में क्या होता है कि पौधे ग्रो करते हैं, उगते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं कहीं से, तब जाके वो गति दिखाई देती है। जबकि वृद्धि से मुक्त गति जो होती है उसमें पौधों में वृद्धि नहीं होती परंतु वो फिर भी मूव करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं वो हमेशा सूरज की तरफ चले जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रकाश अनुवर्तन की वजह से। पौधे क्या करते हैं, जहां पर उन्हें रोशनी मिलती है उस तरफ उगना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पौधों में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही कुछ और वर्तन होते हैं जैसे कि गुरुत्वानुवर्तन, जहाँ पे जड़ होती है पौधों की वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण की तरफ उगती है। ऐसे ही जलानुवर्तन होता है, जड़ें हमेशा जो मिट्टी में जल होता है हमेशा उसकी तरफ जाती हैं। अगर आप जल को किसी कॉर्नर एरिया में रख देंगे तो क्या होगा, जो जड़ें होंगी वो उस कॉर्नर एरिया की तरफ चली जाने लगेंगी। ऐसे ही रसायनुवर्तन होता है जिसमें पौधे किसी एक पर्टिकुलर रसायन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चारों ही केस है वहाँ पर पौधे में थोड़ी सी वृद्धि होगी। एक और तरह की गति होती है जो बिना वृद्धि की होती है, जैसे कि छुईमी का पौधा आपने देखा होगा, पौधे को टच करो और सारी की सारी पत्तियां मुड़ जाती है। तो क्या यहाँ पर वृद्धि फिक्स है? क्या पौधे में कोई वृद्धि हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है। पौधे क्या हो रहे हैं, टच करने पे मुड़ जाते हैं और जैसे हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक उन्हें, तो क्या होता है वो पौधे के जो पत्ते होते हैं वो वापस खुल जाते हैं। पौधे में कोई वृद्धि नहीं होती। तो इस तरह की जो गति होती है जैसे कि मिमोसा पत्ते का सिकुड़ना, ये वृद्धि से मुक्त गति होती है। चलिए वापस आते हैं समन्वय पे और बात करते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रतिवर्ती चाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने देखा हो कभी आप किचन में गए हो, आप खाना बना रहे हो, आपने किसी गर्म चीज को टच कर दिया तो क्या होता है, हम जैसे ही टच करते हैं जल्दी से हाथ हटा लेते हैं। क्या आपने वहाँ पे सोचा कि वो प्लेट गर्म है और आपको हाथ हटाना चाहिए और तब जाके आपने अपना हाथ हटाया? इतनी देर में तो आपका हाथ जल भी जाएगा। जैसे ही आपने टच किया वैसे ही आपने हाथ हटा लिया। ये तो आपने सोचा भी नहीं था। तो ये हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे ही आप टच करते हैं किसी गर्म चीज को तो क्या होता है, हमारे हाथ के अंदर काफी सारी तंत्रिका होती है, संवेदी तंत्रिका, जो पता करती है कि आपने किसी गर्म चीज को टच किया है। अब आपको नहीं पता आपने गर्म चीज को टच किया, पर उन्हें पता है। वो क्या करेंगी, विद्युत के रूप में आपने किसी गर्म चीज को टच किया है ये बात पहुंचाएंगी मेरुरज्जु के पास में, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसी को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो होगी वो इसको मेरुरज्जु के पास पहुंचाएगी और वो क्या करेगा, इस संदेश को मस्तिष्क के लिए भेज देगा और उसके बाद उसे रिप्लाई मिलेगा कि हाथ हटाना है। तो क्या करेगा, उससे प्रेरक तंत्रिका कोशिका को ये बोलेगा कि जो हमारी भुजा की पेशियां हैं उनको बताया जाए सिकुड़ने के लिए, जिससे हाथ को हटाया जा सके। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी हमारे भुजा की पेशियों के पास और वो क्या करेंगे, हाथ को वहां से हटा लेंगे। तो ये है पूरा का पूरा प्रतिवर्ती चाप, जहां पर आप खुद से नहीं सोचते पर ब्रेन आपके लिए सोच लेता है और आपका हाथ गर्म चीज से जल्दी से हटा लेता है। तो इस तरीके से कुछ प्रतिवर्ती चाप बनता है। ये लिखना तो आप खुद लिख ही सकते हैं। डायग्राम इस तरीके का है। आपको पूरा डायग्राम अच्छे से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, पर अगर क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप डायग्राम को बना दें। चलिए अब बात करते हैं जंतु के तंत्रिका तंत्र की। ये हमारा पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र है। एक है हमारा मस्तिष्क और दूसरा है हमारा मेरुरज्जु। मस्तिष्क क्या है, वो मेन बॉस है।
और जो मेरुरज्जु है वो उसका मैनेजर है। तो मस्तिष्क मेन काम करेगा, मेरुरज्जु क्या करेगा, छोटे मोटे काम को हैंडल करेगा, सबसे इन्फॉर्मेशन लेके मस्तिष्क को पहुंचाएगा, मस्तिष्क की इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाएगा। ऐसे से जो काम होगा वो होगा मेरुरज्जु का। और उसके बाद होता है न्यूरॉन का जाल। वो क्या करता है, शरीर के हर कोने से जाके इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, मस्तिष्क है मेन बॉस, मेरुरज्जु क्या है, वो है मैनेजर, और न्यूरॉन क्या है, वो है एम्प्लॉय जो जाके काम कर रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा जंतु का तंत्रिका तंत्र, जो कि दो होते हैं, मतलब दो तरीके के होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जहाँ पे आता है हमारा ब्रेन और मेरुरज्जु, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो थोड़े साइड के जो तंत्रिका तंत्र हैं उनको कहा जाता है। अब अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करता है तथा उनका समांकलन करता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक है कायिक तंत्रिका तंत्र, जो कि वॉलेंट्री है, यानी कि जो हम खुद सोच के कर रहे हैं। जैसे आप नीचे रखी हुई पेन को ऊपर उठाते हैं, ये आपने खुद सोचा है, तो ये किस तंत्रिका तंत्र की हेल्प से हुआ, कायिक तंत्रिका तंत्र। जैसे कि कोई बटन दबाना है या कोई भी काम जो आप खुद सोच के करते हैं, वो है इस तंत्रिका तंत्र से। इसके अलावा दूसरा होता है आत्मगत तंत्रिका तंत्र, जो कि है इनवॉलेंट्री। यहाँ पे वो चीजें होती हैं जो अपने आप होती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना इत्यादि। अब आत्मगत तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी की बात करें तो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, मतलब क्या है, लड़ो या भाग जाओ। और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, उसका स्लोगन क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसका मतलब क्या है, आराम करो और आराम से सारा काम करो, कुछ इस तरीके का। अब इसका मतलब क्या है, चलिए वो समझते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये ऊर्जा खर्च करने के लिए शरीर को उत्तेजित करता है। मतलब ये किस काम में आएगा, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक से कुत्ता मिला, आपके ऊपर भौंकने लग गया, तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी ताकि आप वहां से जल्दी से भाग सकें। तो उसके लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होगा वो काम में आएगा और आपके शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। वहीं पे मान लीजिए कि आप घर पे आराम से बैठे हैं, तब आप बहुत एनर्जी लेके क्या करेंगे, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ऊर्जा को संरक्षित करने का काम करेगा तथा शरीर को शांत करेगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तब से हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन जो है और मेरुरज्जु जो है, न्यूरॉन है, जो मिलके काम करते हैं। दरअसल ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा बना होता है न्यूरॉन से, लगभग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स उसके अंदर होते हैं। तो चलिए समझते हैं न्यूरॉन क्या है। इसके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। इसमें द्रुमिका होती है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। उसके बाद हमारा तंत्रिकाक्ष होता है जो ये द्रुमिका इन्फॉर्मेशन को लाती है, उसको पीछे की तरफ भेजता है। फिर होता है हमारा अंतिम सिरा, और फिर उससे जुड़ा हुआ होता है हमारा दूसरा न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में होता है सिनेप्स। सिनेप्स एक लिक्विड जैसा मटेरियल होता है, जहाँ पे द्रुमिका जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है वो विद्युत की फॉर्म में होती है। उससे क्या होता है, सिनेप्स के अंदर थोड़ी सी रिएक्शंस होती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। और इसी तरीके से जो लंबा चौड़ा जाल बना हुआ है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, और ऐसे करते करते जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती है हमारे मस्तिष्क के पास। चलिए बात करते हैं मस्तिष्क की। इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो एक तो हमारे पास स्कल होता है हमारा, यानी कि खोपड़ी, हड्डियों का जो बॉक्स बना होता है। ऐसे ही हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे मेरुरज्जु को प्रोटेक्ट करके रखती है। परंतु हड्डियां जो होती हैं उससे भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ब्रेन के पास क्या होता है, मेनिंजेस होता है। ये क्या है, 3 स्किन की लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और मेनिंजेस के अंदर भरा हुआ होता है CSF, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस तरीके से जो ब्रेन है हमारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ब्रेन की बात करते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। यहाँ पर सारा का सारा सोचने वाला काम किया जाता है। आपकी जो मेमोरी है, आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, आप कैसे सोचते हो, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती हैं। दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। ये और जो अंतिम मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं जो आप कंट्रोल नहीं करते, जैसे कि दिल का धड़कना इत्यादि। ऐसे ही जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है वो हमारे बैलेंस में भी काम करता है। जो मेडुला है अनुमस्तिष्क का, वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेन के पीछे कभी भी मारना नहीं चाहिए बच्चों के, क्योंकि उससे क्या होगा कि अनुमस्तिष्क डैमेज हो सकता है। तो उससे अगर बैलेंस नहीं हो पाएगी बॉडी, तो बच्चा चल ही नहीं पाएगा, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से जो हमारा अनुमस्तिष्क होता है वो बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है। इसके बारे में आप डिटेल में अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हार्मोन्स की। पादपों में हार्मोन की बात करते हैं तो पादपों में कुछ गिने चुने हार्मोन है। पहला है ऑक्सिन,
दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन, चौथा है एथीन। ये जो 4 हार्मोन हैं ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं और 5वां हार्मोन है जो इनके काम को रोकता है, दैट इज एब्सिसिकम, और ये ग्रोथ को कम करता है। पौधों में क्या होगा, या तो ग्रोथ होगी या नहीं होगी। स्टार्टिंग के जो 4 हार्मोन है ये ग्रोथ में मदद करते हैं और 5वां वाला ग्रोथ को रोकता है। यहीं पे जो साइटोकिनिन है वो क्या करता है, ये कोशिका में जो विभाजन होता है उसकी दर को बढ़ाता है। जैसे कि आपने देखा हो कि अगर हम चने को अंकुरित होने के लिए डालते हैं तो रात भर में क्या होता है, वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से डंडियां निकल जाती है, मतलब बहुत सारी कोशिका नहीं बनी है। वो ऐसा होता है क्योंकि साइटोकिनिन उसके अंदर होता है। चलिए एक बार समझते हैं ऑक्सिन कैसे वर्क करता है। दरअसल ऑक्सिन जो है वो बड़े अनोखे तरीके से वर्क करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सूरज की तरफ झुक जाता है। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। ये हमारा प्लांट है, इसके अंदर अभी स्टेम है और उसके अंदर ऑक्सिन भरा हुआ है। ऑक्सिन क्या है, वो रोशनी से दूर भागता है। तो मान लीजिए कहीं से इसको रोशनी मिली तो क्या होगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब स्टेम के एक पार्ट में ऑक्सीजन है ही और दूसरे पार्ट में बहुत सारा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब प्लांट की एक तरफ ग्रोथ होगी और दूसरी तरफ ग्रोथ नहीं होगी, तो जहाँ पे ग्रोथ होगी वो वाला पार्ट लंबा हो जाएगा। तो अगर वो लंबा हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट छोटा है तो प्लांट क्या होगा, धीरे से मुड़ जाएगा। किस तरफ मुड़ेगा, यहाँ पे रोशनी की तरफ। तो इस तरीके से ऑक्सीजन वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं इंसानों में हार्मोन की, यानी कि जंतुओं में हार्मोन कौन कौन से होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो सिर में हमारे होते हैं 3 हार्मोन, जो कि है पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। ये तीनों हार्मोन के ग्लैंड्स हैं जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं। गले के पास है पराउटू ग्रंथि, अपटू ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। उसके बाद नीचे हमारे पेट के पास है अग्नाशय और अधिविक ग्रंथि। और बाद में 2 ग्रंथियां ऐसी हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है, मतलब जो मेल होते हैं उनके अंदर विषण होता है और जो मादाएं होती हैं उनके अंदर अंडाशय होता है। चलिए अब समझते हैं इनमें क्या क्या होता है। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क में होता है और इसका काम होता है वृद्धि हार्मोन को बनाना। और इसको आप सचिन तेंदुलकर से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कैसे? दरअसल पीयूष ग्रंथि जो है वो सारे के सारे हार्मोन के जो ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल करता है और ये सबसे छोटा ग्लैंड है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर भी थे। वो क्या थे, एक तो उनकी हाइट बहुत कम थी और वो अपने टीम के कैप्टन थे। तो वो क्या करते थे, अपनी पूरी टीम को कंट्रोल करते थे। इसी वजह से उन्हें हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते थे। सेम जाता है पीयूष ग्रंथि के लिए। पीयूष ग्रंथि को भी हम लिटिल मास्टर कहते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है और सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हम इसे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर सकते हैं, ये याद रखने के लिए। अब इसका एक और काम था वृद्धि हार्मोन बनाना। तो अगर इसमें दिक्कत होगी तो क्या होगा, या तो हो सकता है कोई बहुत छोटा रह जाए या फिर कोई बहुत लंबा हो जाए। ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं अगर पीयूष ग्रंथि ढंग से काम ना करे तो। दूसरा है अपटू ग्रंथि। ये हमारे गले के पास होती है और इसका काम होता है थायरॉक्सिन बनाना। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। पर जो अपटू ग्रंथि है उसको थायरॉक्सिन बनाने के लिए चाहिए होता है आयोडीन। तो अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या होगा, थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से गॉइटर जैसी दिक्कत हो सकती है। और बच्चों में जो थायरॉक्सिन होता है उसका काम होता है मेंटल ग्रोथ। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि रह सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो तो। इसीलिए कई सारी जगह है जहाँ पे हिली एरियाज में आयोडीन कम होता है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली आयोडीन के जो कैप्सूल्स होते हैं वो सप्लाई करती है ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए। तीसरा है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय हमारे पेट के पास होता है। इसके बारे में हमने डाइजेशन यानी कि पाचन में भी पढ़ा था। ये क्या करता है, ये एक तो इंसुलिन बनाता है, दूसरा बनाता है ग्लूकागॉन। ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पर रखता है। अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन से कम कर देगा और अगर बहुत कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन उसे बढ़ा देगा। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो उससे दिक्कत क्या होती है, ग्लूकागॉन कम होने पे बढ़ा तो देगा परंतु जब बढ़ जाएगा तो इंसुलिन से कम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम होती है। ये काफ़ी लोगों को इसकी वजह से दिक्कत होती है। अगली चीज़ है अधिवृक्क ग्रंथि। ये हमारी किडनियों के ऊपर होता है और इसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये जो ग्रंथि है ये एड्रेनलिन बनाता है और यही हार्मोन जो है इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम फाइट और फ्लाइट के नाम से भी समझ सकते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। दरअसल ये हमें ऐसे कामों में मदद करता है जब हमें बहुत इंटेंस प्रेशर के अंदर कुछ करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया अचानक से या फिर आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तो ऐसे समय पे क्या होता है, हमारा शरीर एड्रेनलिन रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें अचानक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। हमारा जो रक्त का प्रभाव है यानी कि ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हमारा सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाती है
और जो एड्रेनलिन है वो नेचुरल पेन किलर की तरह भी काम करता है, तो अगर आपको चोट लगी है तो आपको वो भी महसूस नहीं होगा काफ़ी हद तक। अगली ग्रंथि है वृषण। वृषण सिर्फ पुरुषों में होती है। वृषण का काम होता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर वो चीज़ें आती हैं जो एक नर को यानी कि मनुष्य को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि बियर्ड का आना या फिर मूंछों का आना या फिर चेस्ट पे बाल आना या फिर मसल्स बहुत ज़्यादा होना। ऐसी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके अंदर होता है अंडाशय, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होता है और प्रोस्टेरोन रिलीज होता है। चलिए आप बात करते हैं इस वीडियो में हमने सीखा क्या है। इस वीडियो में हमने जाना समन्वय के बारे में, जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में और जाना हार्मोन के बारे में। तो चलिए यहाँ पे आता है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से देखिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर को लिखिए और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। चलिए इसका आंसर देखिए। इसी आंसर का दूसरा भाग ये है। चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।